Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 16 digestion and absorption. Up to the previous session हमारा डिस्कशन हुआ था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एज वेल एज एक सलाइवरी ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से कंसिडर की जाती है वो हमने डिस्कस किया था. विद इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द second digestive gland, and this gland is considered as a liver. Now we know that liver is the largest gland of body. बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई होगा तो वो है लिवर. अप्रोक्सीमेट वेट उसका है 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी. ओके, ये लिवर तो वी कैन से दैट रेडिश या तो ब्राउनिश कलर का एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो कहाँ पे सिचुएट होगा, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम की नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर 1.2 to 1.5 किलोग्राम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लोकेटेड होगा. और वो ग्लैंड के दो अलग अलग लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. तो राइट लोब जो है वो लार्जर होगा एज वेल एज स्मॉल लोब जो है वो थोड़ा सा राइट लोब के कंपैरिजन में कैसा होगा, स्मॉलर होगा. ओके, नाउ एक क्वेश्चन होता है कि भाई ये लीवर को बनाने के लिए कौन कौन से यूनिट्स या तो कौन कौन सा सेल्स यूज होते हैं. सो विद इन द लीवर देयर आर द हेपेटिक लोब्यूल्स आर दैट. सो हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. और ये हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स यूज होते हैं वो सेल्स का नाम है हेपेटिक सेल्स. और ये हेपेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ कोड्स. मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जितने भी हेपेटिक सेल्स हैं वो हेपेटिक लोब्यूल्स बनाएंगे एंड वो हेपेटिक लोब्यूल्स फाइनली किसका फॉर्मेशन करेंगे, लिवर का. ओके, जितने भी हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ईच हेपेटिक लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यूज शीट. थिन कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई शीट के सपोर्ट से हर एक लोब्यूल के आजू बाजू में कवरिंग किया जाता है एंड दिस कवरिंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, नाउ आपको पता है कि कोई भी लीवर, तो पहले लीवर का अगर आप एनाटॉमी देखो तो वो आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट लेफ्ट है जो स्मॉलर है, दिस वन इज द राइट पार्ट जो थोड़ा सा लार्जर है. अब जनरली लीवर का एक ही फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना. तो बाइल जूस विच आर सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स विच आर पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट. तो लीवर के अंदर हेपेटिक सेल्स जो भी बाइल जनरेट करेगा वो कौन सी डक्ट के थ्रू पास होगा, हेपेटिक डक्ट के थ्रू. एंड हेपेटिक डक्ट के थ्रू पास होते होते दे आर फाइनली स्टोर्ड एज वेल एज कंसंट्रेटेड in the thin muscular sac like structure is called as a gall bladder. तो लीवर के हेपेटिक सेल्स ने सिक्रेट किया हुआ बाइल हेपेटिक डक्ट के थ्रू पास होते होते गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड या तो कंसंट्रेट होता रहता है. तो अब आपको ये दिख रहा है डायग्राम के अंदर गोल ब्लैडर, और ये है लीवर से अराइज होने वाली डक्ट, जो डक्ट को आप नाम दे सकते हो हेपेटिक डक्ट. तो हेपेटिक डक्ट का काम क्या है, लीवर ने बनाया हुआ बाइल जो है उसको पासेस करके गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर या तो कंसंट्रेट करना. इवन ये डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो. तो ये जो ट्यूब्स है वो लीवर से निकल रही हुई ट्यूब है, वो ट्यूब का नाम होगा हेपेटिक डक्ट. ओके, देन आफ्टर तो गोल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकल रही होगी, डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर. जो गोल ब्लैडर से निकलती हुई डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट. तो गोल ब्लैडर से निकलती हुई सिस्टिक डक्ट अलोंग विथ द हेपेटिक डक्ट कहाँ से निकल रही है, लीवर से, विच फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट. इन शॉर्ट यहाँ पे दोनों डक्ट क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाती है या तो वी कैन से दैट फ्यूज्ड हो जाती है एक दूसरे के साथ. तो अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि दिस वन इज द डक्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर. तो गोल ब्लैडर से निकलती हुई डक्ट का नाम क्या दिया आपको, सिस्टिक डक्ट. एंड ये है हेपेटिक डक्ट. तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आप देख सकते हो ये पोर्शन पे एक दूसरे से फ्यूज हो रही है.
और फ्यूज होने के बाद उसे नाम दिया जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, या तो आप बोल सकते हो कॉमन बाइल डक्ट। ओके, इवन आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि ये रहा कॉमन बाइल डक्ट, जिसमें से एक आएगा हेपेटिक डक्ट और एक आता है सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गोल ब्लेडर। ओके, नाउ कॉमन बाइल डक्ट आर पासिस फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कहाँ से पास होगा, तो ये आपको दिख रहा है नीचे की ओर जा रहा है, और वहाँ पे ये ऑर्गन कौन सा है, तो ये ऑर्गन है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज की खुद की भी एक डक्ट होगी, जो डक्ट का नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट। तो पेनक्रिएटिक डक्ट और ऊपर से आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होकर के एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और वो डक्ट का नाम होता है हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। इवन ये डायग्राम के अंदर भी आपको ये दिख रहा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है उसका नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऊपर से आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से आ रहा है पेनक्रिएटिक डक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होकर के डियोडेनम के अंदर खुलेंगी, और डियोडेनम के अंदर कौन से ट्यूब के फॉर्म में वो ओपन होता है, हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। तो हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ओपन होगा, और वो पार्ट का नाम है डियोडेनम। तो डियोडेनम के अंदर ये हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट कौन कौन से सब्सटेंसेस को सिक्रेट करेगी, तो एक तो आपको पता है कि लिवर और गोल ब्लेडर से कौन सा जूस आया होगा, बाइल जूस। एंड नंबर 2 पेनक्रिएटिक डक्ट पेनक्रियाज से आ रही है, देन वी कैन से दैट कौन सा जूस आएगा, पेनक्रिएटिक जूस। तो पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो सी शेप का डियोडेनम है उसके अंदर वो पोर करेगा। तो ये डायग्राम था लिवर, गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज के बीच का जो डक्ट सिस्टम है, कि कौन कौन से ट्यूब्स है वो बाइल जूस का सिक्रीशन कौन कौन से ऑर्गन से करके कहाँ पे जनरेट करता रहता है। इवन आपको पता है पेनक्रियाज, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ चैप्टर नंबर 22 के अंदर कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है, वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम एज द कॉमन हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, जहाँ पे ये हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट डियोडेनम के अंदर खुलेगा, विच आर गार्डेड और रेगुलेटेड बाय स्पींचटर, मीन्स वी कैन से दैट वन टाइप ऑफ मसल्स विच आर एक्ट एज अ वाल्व, कि ये दोनों जूसेस का जो फ्लो है, तो डियोडेनम के अंदर ये दोनों जूसेस के फ्लो का रेगुलेशंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है ये स्पींचटर मसल्स, और वो स्पींचटर मसल्स का नाम है स्पींचटर ऑफ ओडी। तो स्पींचटर ऑफ ओडी इज लोकेटेड प्लेस at which hepatopancreatic duct is open within the duodenum. ओके, तो पहला हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था लिवर, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड और तीसरा आ जाता है पेनक्रियाज। ओके, नाउ वी नो दैट पेनक्रियाज इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन का पोर्शन आपको पता है कंपलसरी, वो क्या जनरेट करेगा, हार्मोन्स, और हार्मोन्स के अलावा बाइकार्बोनेट, वाटर, एंजाइम्स, वो सब जनरेट कौन करता था, एक्सोक्राइन, जो चैप्टर नंबर 22 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो पेनक्रियाज इज द कंपाउंड elongated organ which are situated between the limbs of C-shaped duodenum। तो डियोडेनम का C शेप का जो रीजन है, ये वाला पार्ट, उसके बीच में ये एलोंगेटेड लोब्यूलेटेड ग्लैंड लोकेटेड है, जो ग्लैंड का नाम है पेनक्रियाज। इवन ये पूरा का पूरा पार्ट पेनक्रियाज का है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो स्लाइटली जो ये डियोडेनम का सी शेप का रीजन है, उसके लूप के बीच में ये पेनक्रियाज अरेंज्ड है। सॉफ्ट लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, कलर वाइज अगर आप देखो तो रेडिश पिंक कलर का होगा। ओके, अब उसके दो पार्ट्स हैं। पहला एक्सोक्राइन पोर्शन, तो एक्सोक्राइन पोर्शन आपको पता है क्या सिक्रेट करेगा, अल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस।
लगभग नियर अबाउट 7 से ऊपर पीएच होगी, जिसके पास एक तो नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे एज वेल एज उसके पास बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशंस भी होता है। तो ये डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये तो पोर्शन हुआ एक्सोक्राइन का। सेकेंड एंडोक्राइन की बात करो, इट सिक्रीट अ हार्मोन्स, और वो दोनों हार्मोन्स के नाम आपको पता है। फर्स्ट वन इज द इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकागॉन। तो चैप्टर नंबर 22 के अंदर मैंने बताया था कि 1 to 2 मिलियंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, और वो लैंगरहांस के अंदर मेन ये दो टाइप के सेल्स हुआ करते थे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा के थ्रू सिक्रेट होने वाला ग्लूकागॉन, बीटा के थ्रू सिक्रेट होने वाला इंसुलिन नाम का हार्मोन्स, और उसका मेजर रोल क्या है वो आप लोगों को पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गन्स है, हर एक का शॉर्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर फंक्शंस दिख रहा है। चलो फर्स्ट पार्ट, माउथ। माउथ के अंदर आप कंसिडर कर लो बकल कैविटी। तो माउथ के अंदर बकल कैविटी में एक तो टीथ और टंग होगा। तो उनका काम क्या है? मेस्टिकेशन करना, मतलब फूड का बीटिंग एंड ग्राइंडिंग करना, ताकि फूड कैसा हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बोलस। तो बोलस का मतलब होगा सॉफ्ट फूड। चलो देन आफ्टर वो फूड ट्रांसफर होगा अप टू द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का एक ही काम है कि माउथ से आए हुए फूड को हेल्प्स इन द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, एंड फाइनली वो फूड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना? ओसोफेगस तक। ओसोफेगस के पास आया हुआ फूड, तो ओसोफेगस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ओसोफेगस पासेस फूड टू द स्टमक। अब आपको कभी क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई सर फूड ऑलवेज नीचे की ओर ही क्यों जाता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? तो फूड नीचे की ओर जाने के पीछे का रीजन है कि ओसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट उसकी वॉल के अंदर चलता रहता है। तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है? तो जैसे ही फूड ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस का इनिशियल रीजन है उसका कॉन्ट्रैक्शंस होगा। तो आपको पता है फूड को प्रेशराइज्ड किया जाएगा तो वो फूड नीचे जाएगा, देन नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शंस, फिर से रिलैक्स। तो ये पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट की वजह से ऑलवेज फूड मटेरियल जो है वो ओसोफेगस से नीचे की ओर जाता रहता है। चलो माउथ या तो बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके अंदर आपको पता है सलाइवा होगा। तो सलाइवा के अंदर टाइलिन, दूसरा नाम है इसका अमाइलेज। तो जो भी आपने फूड मटेरियल खाया है उसके अंदर जो भी शुगर होगी वो शुगर का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि स्टार्च अगर आपने कोई कंज्यूम किया है तो वो स्टार्च का कन्वर्जन डाइसेकेराइड के अंदर करना, मीन्स ज़्यादातर कौन सा कंपोनेंट मिलता है? माल्टोज। तो ये फंक्शन हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड का। नेक्स्ट वन, सलाइवरी ग्लैंड के बाद ओसोफेगस अपना फूड मटेरियल कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? स्टमक के अंदर। तो स्टमक टेम्पररी ऑर्गन का काम करता है, 4 to 5 आवर्स तक फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नंबर 2, स्टमक के पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ ये फूड का प्रॉपर मिक्सचर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, क्योंकि स्टमक चर्निंग करता रहता है। चर्निंग का एक सिंपल मतलब होता है वाइब्रेशन करेगा, ताकि अंदर जो भी फूड मटेरियल और लिक्विड पोर्शन है वो दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो जाए। नंबर 4, ऑल फूड कंपोनेंट्स आर लिक्विफाइड एंड मिक्स्ड। तो लिक्विफाइड तो टोटल नहीं बोल सकते, बट हम लोग बोल सकते हैं सेमी सॉलिड, एक पेस्ट बन जाएगी। तो जितने भी फूड के कंपोनेंट्स है वो लिक्विफाइड होंगे, मिक्स्ड होंगे, इन दिस वे प्रिपेयर्ड फूड फॉर द इंटेस्टाइनल डाइजेशन। अब स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने वाला है, पर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने से पहले उसका एक मटेरियल रेडी किया जाता है, और वो मटेरियल रेडी करने का काम करता है कौन? स्टमक। तो वो मटेरियल को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं चाइम। तो चाइम मतलब क्या? इट इज़ अ सेमी सॉलिड एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड। ये सेमी सॉलिड सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड जो स्टमक प्रिपेयर करेगा, और वो प्रिपेयर किए हुए मटेरियल को अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इवन स्टमक के अंदर ना के बराबर सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सलाइन एज वेल एज ग्लूकोज। ओके, देन स्टमक से फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चाइम नाम के मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन होगा एंड कंप्लीट उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट साइट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर फूड डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए लास्ट साइट अगर एलिमेंट्री कैनाल की कोई हो तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आके कहीं भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन नहीं होता। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके जितना भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस को मैक्सिमम हो सके उतना एब्जॉर्ब करेगा। तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कोलोन। नंबर 8, रेक्टम। तो रेक्टम का काम क्या है? चलो लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया और फूड मटेरियल जितना भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस वाला है उसको रेक्टम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो रेक्टम के अंदर सेमी सॉलिड फिशेस या तो हार्ड फिशेस, स्टूल जिसे बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जिसे बोल सकते हैं, उसको स्टोर करने वाला ऑर्गन कौन होगा? रेक्टम। एंड देन लास्ट में अगर यहाँ पे आप लिख दो कि भाई एनस, तो एनस का काम है कि जो भी रेक्टम ने अनडाइजेस्टेड सॉलिड फिशेस, सेमी सॉलिड फिशेस जो स्टोर किया है उसको बॉडी से क्या करना? रिमूव करना। सो रिमूव दी फिशेस फ्रॉम बॉडी, वो फंक्शन हो जाता है एनस का। ओके, नेक्स्ट वन लीवर। तो लीवर आपको मैंने अभी जस्ट बताया मेटाबॉलिज्म के साथ ज़्यादातर जुड़ा होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब लीवर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है या तो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको नॉन टॉक्सिक या तो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा टू मेक देम सूटेबल फॉर एक्सक्रीशन थ्रू द बाइल और यूरिन। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक या तो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको बाइल या तो यूरिन के थ्रू क्या कर सके हम लोग? रिमूव कर सके। नेक्स्ट वन पेनक्रियास। तो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है पेनक्रियास, आपको पता है। तो एक्सोक्राइन सिक्रीट अ पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स दी नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस। तो अल्कालाइन सब्सटेंस होगा एज वेल एज बाइकार्बोनेट भी वो सिक्रीट करता है। और एंडोक्राइन का फंक्शन आपको मैंने बताया, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस। तो जनरली पहला फंक्शन है फूड को कलेक्ट करना। देन इंजेशन के अंदर ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई वो फूड मटेरियल का मैस्टिकेशन होना, ग्राइंडिंग, बीटिंग, चिविंग एक्सेट्रा। देन माउथ से ही वो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3, secretion of various digestive juices and absorption of product of digested food। तो जितना भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हुआ है उसके सपोर्ट से फूड का प्रॉपर डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड फूड का प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन होगा। एंड लास्ट वन इज द इजेशन। तो इजेशन का मतलब है जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है या तो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है जो रेक्टम के अंदर स्टोर हुआ उसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव करना है। So this all are related with the functions of each organ of alimentary canal as well as pancreas as well as liver which are act as a digestive gland. Thank you very much. Jai Hind.